ये रिश्ता लाने वाले लोग किस तरह अजीब थे। मेरी मम्मी ने उनके जाने के बाद सोचा था वो सच ही तो कह रही थी। मुझे भी मेरा रिश्ता लेकर आने वाली औरत बहुत ही अजीब और गरीब किरदार की मालिक लगी थी। हालांकि मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था और अपनी पिछली ज़िंदगी भी खोल कर रख दी थी। मुझे लगा था कि मेरे बारे में सब कुछ सच जानकर ये इनकार कर देगी और दूसरे लोगों की तरह उठकर चली जाएगी, मगर मुझे और मेरी मम्मी को हैरत का झटका तब लगा जब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहने लगी कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी बच्ची के साथ पहले क्या हुआ क्या नहीं। अभी मुझे आपकी बेटी अपने बेटे के लिए पसंद आ गई है तो मैं उसी से अपने बेटे की शादी करूंगी। मैंने उस औरत को जब ये भी कहा कि आप ये भी सुन लीजिए कि मैं बांझ हूँ और कभी औलाद पैदा नहीं कर सकूंगी, तो फिर मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो अभी उठकर चली जाएगी। मगर वो औरत तो फिर भी बैठी ही रही और कहने लगी कि मुझे इस पर भी कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे भी बांझ लड़की ही चाहिए। मेरी मम्मी ने चौंक कर पूछा था कि आपको बांझ लड़की क्यों चाहिए, तो वो झटपटा कर कहने लगी, असल में हमारे घर में बच्चों को पसंद नहीं किया जाता। मेरा भी सिर्फ एक ही इकलौता बेटा है और उसको भी बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए हम तो पहले ही चाहते थे कि कोई ऐसी लड़की हो के जो बांझ हो। रिश्ता करने वाली ने आपकी बेटी के बारे में बताया था कि उसको इसी वजह से डिवोर्स हुआ था कि औलाद पैदा नहीं कर सकती। तो मुझे लगा कि ये लड़की मेरे बेटे के लिए बेहतरीन साबित होगी, तो मैं आपके घर रिश्ता लेकर आ गई। अब तो मुझे हर सूरत में हाँ ही चाहिए। मम्मी तो ये सुनकर निहाल ही हो गई, जी और हाँ कहने ही लगी थी कि मैंने उन्हें इशारे से मना कर दिया। तो मम्मी ने सोचने के लिए कुछ वक्त लेकर उन लोगों को रुखसत कर दिया। अब उनके जाने के बाद मैं और मम्मी बातें कर रहे थे कि ये औरत कितनी अजीब थी। मैंने कहा कि मम्मी मुझे तो शक हो रहा है कि दाल में कुछ काला है, वरना कौन सी ऐसी सास है जिसको पोते और पोतियों की ख्वाहिश नहीं होती। आज तक कहीं ऐसा नहीं सुना कि सास कहे कि मुझे तो बांझ बहू की ख्वाहिश है। मम्मी कहने लगी कि दिल तो मेरा भी यही कह रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ है, मगर तुम ये भी तो देखो ना कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं लेकर आता, मगर वो रिश्ता लेकर आ रही है, तो हमें मना नहीं करना चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी थी और इसका फ़ैसला भी मुझे ही करना था और मैं बहुत कशमकश में पड़ गई थी कि मैं इस रिश्ते को हाँ करूँ या ना करूँ। मेरे घर जो भी रिश्ता लेकर आता था मैं उन सबको सच बता देती थी कि मैं बांझ हूँ, ताकि कल को कोई मुझे इल्ज़ाम ना दे। और अभी तक जितने रिश्ते भी आए थे वो इसी वजह से पलट गए थे कि उन्हें तो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए औलाद की ख्वाहिश होती थी। मगर ये औरत तो बहुत अजीब थी जो अपने मुंह से कह गई थी कि उसे तो बांझ बहू ही चाहिए और उसे बच्चे नहीं चाहिए। मैंने काफ़ी दिन सोचकर फिर मम्मी को हाँ कर दी कि जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैं कब तक यहाँ पर मम्मी पापा के सहारे पर पड़ी रहूँगी। कभी ना कभी तो मुझे शादी करनी ही होगी, तो क्यों ना उसी से कर लूँ जिसको मेरे बारे में सब हकीकत पता है। मेरी होने वाली सास मुझसे इतनी खुश भी थी कि मेरे लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लाई। हैरत की बात तो ये थी कि वो थे भी काफ़ी अमीर लोग और उन्हें दौलत की भी कोई कमी नहीं थी, और फिर उन्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी, तो उन्होंने मुझे चुना। ये सवाल मेरे दिल को चैन नहीं लेने दे रहा था। तो मैंने एक दिन अपने होने वाली सास से पूछ ही लिया, तो वो कहने लगी कि हाँ हमें तो कोई भी लड़की मिल सकती है, मगर जब मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखा तो सोच लिया था कि जो भी हो तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। तो मैंने फिर किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर बात यकीन करने वाली नहीं थी, मगर मुझे करना पड़ा क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। मेरी शादी के दिन भी करीब आ गए थे और इसलिए मुझे सारे डर एक तरफ रख कर खुद को शादी के लिए तैयार करना पड़ा। मुझे तो लगा था कि जितने अमीर लोग हैं तो शादी भी बहुत धूमधाम से करेंगे, लेकिन मैं चौंक गई कि जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सास कहने लगी कि हम सिंपल लोग हैं और ज़्यादा धूम धड़ाका करना नहीं चाहते। मम्मी मुझे समझाते हुए कहने लगी कि अपने दिल में इतनी फजूल के शक और वहम नहीं पालो, वो तो बहुत अच्छी औरत है। इतनी अमीर होने के बावजूद
उसमें गुरूर नहीं है, लेकिन वो सिंपल सी औरत है और देखो तो उसने शादी पर हमारा 1 रुपया भी खर्च होने नहीं दिया। आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है। मुझे भी एहसास होने लगा था कि शायद मैंने ही अपने दिल में वहम पाल रखे हैं, हकीकत में तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी ये सास तो वाकई में बहुत अच्छी थी। मुझे अपनी पिछली सास याद आने लगी, जिसने शादी के पहले दिन ही मुझे घर में लाते ही साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि अगर मैंने उसे पोता पैदा करके नहीं दिया तो वो मुझे इस घर में ही नहीं रखेगी। मेरी मम्मी ने मेरी पहली शादी अपनी हैसियत से बढ़कर की थी और मुझे बहुत सारा दहेज देकर रुखसत किया था, मगर मेरी पिछली सास ने तो मेरे दहेज में भी 100 नुक्स निकाले और मेरे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाई। मुझे पहले दिन ही एहसास हो गया था कि मैं गलत लोगों में आ गई हूँ, मगर मेरा अब नसीब ही यही था, इसलिए मैं सब्र करके अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारने लगी। शादी के हर गुज़रते दिन के साथ मेरी सास और मेरे पति का रवैया मुझसे बदतर होता जा रहा था और मैं चुपचाप ये सब सहने पर मजबूर थी। मेरे 2 भाई थे, मगर दोनों ही शादीशुदा थे और अलग अलग रहते थे। मैं वापस जाती तो अपने मम्मी पापा पर बोझ बन जाती, इसलिए मैं उनके हर जुल्म सितम को बर्दाश्त करती रही। मेरी शादी को 1 साल हो गया तो मेरी सास ने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया कि मैंने अभी तक उसे पोता पैदा करके नहीं दिया। दूसरी तरफ मेरे पति ने भी अपनी मम्मी की देखा देखी मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। एक दिन मेरी सास मुझे टेस्ट करवाने भी ले गई, क्योंकि वो कहने लगी थी कि मैं तो हूँ ही बांझ औरत। अब पता नहीं उसकी बद्दुआ का असर था ये मेरी किस्मत की रिपोर्ट्स में भी मैं बांझ ही साबित हुई, जो कभी औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती थी। अब तो मेरे पति और सास को और मौका मिल गया। वो दिन भर मुझसे काम करवाते और मुझ पर जुल्म सितम करते रहते, यहाँ तक कि मेरी सास मुझ पर सौतन भी ले आई। तो बस फिर मेरी बर्दाश्त की भी हद ख़त्म हो गई। मम्मी पापा को भी सब बता दिया तो मेरे पापा को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि तुम डिवोर्स ले लो। मैं इस जालिम इंसान के साथ और गुजारा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उससे डिवोर्स ले ली। वो हर तरह से मुझे बदनाम कर रहे थे, इसलिए 3 साल तक तो रिश्ता ही नहीं हुआ। जो भी मेरा रिश्ता लेकर आता उसे कहीं से खबर मिल जाती कि मुझे किस वजह से डिवोर्स मिली है तो वो लोग वापस पलट जाते। मेरे ससुराल वाले ही भड़का देते थे, इसलिए 3 साल तक कोशिश के बावजूद मेरी मम्मी को मेरा रिश्ता नहीं मिला। और अब अचानक से 3 साल के बाद रिश्ता वाली ने लोगों के बारे में बताया और मामलात इतनी जल्दी तय पा जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आज मैं दोबारा दुल्हन बनी हुई अपने दूसरे ससुराल में मौजूद थी और डर रही थी कि ना जाने ये लोग कैसे निकलेंगे। लेकिन मेरी सास का सलूक तो मुझसे अच्छा ही था, लेकिन शादी से पहले तक तो सभी ऐसा करती है, ये तो बाद में ही पता चलता है। इसलिए मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। मुझे अपनी सास पर इसलिए भी शक हो रहा था कि मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे में आया और मुझसे बातचीत की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो पढ़ा लिखा और समझदार आदमी है। मैं निश्चित हो गई कि मेरे बाकी की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। लेकिन अजीब बात मेरे साथ ये हुई थी कि मुझे सारी रात अपने कमरे में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती रही। कभी मुझे ऐसा लगता था कि बाजू वाले कमरे से आवाज़ आ रही है और कभी मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे वो रोने की आवाज़ हमारे अपने ही कमरे से आ रही है। मैंने कई बार सोचा कि उठकर लाइट जला लूँ और देखूँ कि हमारे कमरे में कोई है या नहीं, लेकिन मैंने चुपचाप सोना ही मुनासिब समझा। सुबह मैं अपने पति को कमरे से बाहर भेजकर कपड़े बदलने लगी तो मेरी नज़र अचानक सोफ़े के नीचे पड़ी तो मैं दंग रह गई कि वहाँ पर तो एक बच्चे का फीडर दिखाई दे रहा था। मैं एकदम से उलझन का शिकार हो गई कि मेरी सास के घर में तो कोई बच्चा ही नहीं और ना ही उसकी कोई औलाद है, तो फिर ये फीडर कहाँ से आया। इतने में मेरा पति कमरे में आकर पूछने लगा कि मैं अभी तक तैयार नहीं हुई, तो मैंने वो फीडर उसे दिखाया और कहा कि ये कहाँ से आया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो घबरा गया हो, मगर फिर कहने लगा कि हो सकता है ये हमारी किसी नौकरानी के बच्चे का हो।
कल वो इस कमरे की सफाई कर रही थी, तो हो सकता है वो यहीं पर इस फीडर को भूल गई हो। ये बात मानी जा सकती थी, इसलिए मैंने फिर इतनी तहकीकात नहीं की। शादी का तो ये था कि उन्होंने हम पर बोझ डालने की खातिर सादगी से शादी किया था, मगर वो तो वलीमा धूमधाम से कर ही सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। मेरा पति कहने लगा कि असल में हम लोग दिखावे और नुमाइश से परहेज़ करते हैं, इसलिए बस हम घर के ही मेंबर मिलजुल कर वलीमा कर लेते हैं। शादी की दूसरी रात भी मुझे थोड़ी थोड़ी देर में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती रही, लेकिन जब मैं उठकर बाहर जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे रोक लिया और कहने लगे कि हमारे घर की नौकरानी का बच्चा होगा, वो अक्सर रात को रोता रहता है, इसलिए तुम फिक्र ना करो, सो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। मैं दूसरी तरफ करवट बदलकर लेट गई, लेकिन जब 10-15 मिनट गुजर जाने के बाद भी मेरा पति कमरे में नहीं आया तो मुझे परेशानी हुई कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। मैं उन्हें देखने के लिए कमरे से बाहर निकली तो वो मुझे पास वाले कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। मुझे हैरानी हुई कि क्या इन्होंने अपने घर की नौकरानी को गेस्ट रूम की बजाय घर में रहने को कमरा दिया था, और वो इतनी देर से अंदर कमरे में क्या कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन मैं 2 दिन की दुल्हन थी, मेरा यूँ शक करना नहीं बनता था, इसलिए मैं चुपचाप करके अपने कमरे में आ गई। तो वो खुद ही रीज़न देते हुए कहने लगे कि उसके बच्चे बेचारे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं हाल चाल पूछने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक गया, तो मैं भी निश्चित हो गई। अगले दिन मैंने अपने पति को कहा कि मैं भी उस बच्चे का हाल पूछना चाहती हूँ, तो मुझे टाल गए। मेरी सास भी मुझे कहने लगी कि खैर तुम छोड़ो, तुम क्यों उस नौकरानी को इतना सर चढ़ाकर उसके बच्चे का हाल पूछना चाहती हो, तुम बस खुद पर तवज्जो दो और अपने पति पर। वैसे भी वो सारा दिन अपने कमरे में ही रहती है और कमरे से बाहर नहीं आती। मुझे इन लोगों की समझ नहीं आ रही थी कि एक तो उस नौकरानी को खुद ही इन लोगों ने अपने घर के मेंबर जैसा माहौल दिया हुआ था, और उस पर मुझे उसके पास जाने से भी मना कर रहे थे। और ये भी हैरत की बात है कि वो खुद तो कमरे से बाहर नहीं आती थी, मगर रोज़ रात को उसके बच्चे की रोने की आवाज़ें मुझे सोने नहीं देती थी। जब तक मेरा पति उठकर दूसरे कमरे में ना जाता, तब तक वो बच्चा चुप ही ना होता था। ऐसा मैं पिछले कई दिनों से देख रही थी, और अब तो मुझे शक भी होने लगा था। एक बार मैंने उस नौकरानी को अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था, तो मैं उसे देखकर चौंके बगैर नहीं रह सकी थी, क्योंकि वो तो अपने हुलिये से कहीं से भी नौकरानी नहीं लग रही थी। उसका लिबास भी बहुत कीमती था, उसके पहनने और ओढ़ने का ढंग भी हाई क्लास की सोसाइटी के लोगों जैसा था। और ये कैसी नौकरानी थी कि जिसे मैंने कभी घर का काम करते हुए नहीं देखा था। वो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती और बाहर ही नहीं निकलती थी। यहाँ तक कि मैंने तो अभी तक उसके बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी थी। अपने पति से इस बारे में पूछती तो कहने लगे कि ये हमारी नौकरानी की बेटी है ना, इसलिए हमने उसे घर का मेंबर ही समझा। मेरा पति हमारे वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह के सिलसिले में लगे हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम किसी बाहर के मुल्क में जाकर सेटल हो जाए, और मैं भी इस फैसले से काफ़ी खुश थी। मुझे लगा था कि शायद मेरी सास रुकावट डालेगी, लेकिन उसने भी हमें खुशी खुशी जाने की इजाज़त दे दी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी कि वही नौकरानी वहाँ पर आ गई। मुझे कहने लगी कि पीछे हटो, मुझे अपने बच्चे के लिए फीडर बनाना है। मैं चुपचाप पीछे हट गई तो वो फीडर को धोने लगी, और उसकी हरकतें देखकर एकदम से मैं शॉक रह गई। वो बच्चों की तरह इस फीडर को रगड़ रगड़ कर धोए जा रही थी, और मुझे उसकी ज़हनी हालत पर शक होने लगा। कभी वो हंस रही थी तो कभी रो रही थी। मैंने हमदर्दी से उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो मुझे देखते हुए कहने लगी कि तुम मरियम हो ना, आखिर तुम 5 साल के बाद यहाँ आ ही गई, क्यों आई हो यहाँ, चली जाओ यहाँ से। इतना कहने के साथ ही वो मुझे मारने की कोशिश करने लगी। मेरी ज़ोर से चीखने पर मेरी सास भागती हुई आई, उसके चुंगल से मुझे छुड़वाकर अपने कमरे में ले गई। मुझे कहने लगी कि बेटा वो तो ज़हनी मरीज़ है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। मैंने कहा कि अगर वो ज़हनी मरीज़ है तो उसे मेरा नाम कैसे पता चला, मेरी तो आज उससे पहली मुलाकात हुई है। मेरी सास घबरा गई और कहने लगी कि हो सकता है उसने हमें तुम्हें कभी बुलाते हुए सुन लिया हो, तो इसीलिए तुम्हारा नाम उसको पता हो।
जाने क्यों मगर मुझे शक हो रहा था कि कुछ तो यहाँ पर ठीक नहीं है। ज़रूर मेरा पति और मेरी सास मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो लड़की सारा दिन मेरे बाजू वाले कमरे में ही रहती थी। एक दिन मैंने अपने पति को अपनी सास से बात करते हुए सुना तो मैं कुछ उलझ कर रह गई। वो कह रहे थे कि आप उसे किसी नीचे वाले कमरे में शिफ्ट क्यों नहीं कर देती। सारी रात हम दोनों उसकी वजह से ढंग से सो नहीं पाते। मेरी सास परेशान होकर बोली कि मैं क्या करूं, मैंने तो कई बार कोशिश की है मगर तुम जानते ही हो कि वो कितनी ज़िद्दी है। उस कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमें जल्द से पासपोर्ट और वीज़ा मिल जाए और हम यहाँ से चले जाए, वरना अगर कुछ साल और यही सब चलता रहा तो मरियम को शक होने में देर नहीं लगेगी। बल्कि मुझे तो लगता है उसे शक भी हो गया है। मैं परेशान हो गई कि क्या शक, आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। जाने यहाँ पर ऐसा क्या था जिसे छुपाने के लिए वो मुझे जल्द से जल्द इस मुल्क से बाहर ले जाना चाहते थे। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जो कुछ भी था वो इस बच्चे और उस लड़की की वजह से ही था। और मुझे ये भी लग रहा था कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं कि वो कोई नौकरानी है। पहले तो ऐसा होता था कि रोज़ रात को ही उसके बेटे की रोने की आवाज़ें आती थी, लेकिन उस दिन जब मैं दोपहर को सोने की कोशिश कर रही थी तभी मुझे उसके बेटे की रोने की आवाज़ आई। काफ़ी देर तक आवाज़ आना बंद नहीं हुई तो मैं झुंझला कर उठ गई। मेरा तो अभी तक उस कमरे में जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ था। जब भी उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आती तो मेरा पति ही जाकर चुप करवा कर आता था। अब क्योंकि वो तो इस वक्त घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर उस लड़की का दिमाग ठीक करके आती हूँ और उससे पूछती हूँ कि वो क्यों अपने बच्चे को रुलाती रहती है, उसे चुप क्यों नहीं करवाती। एक झटके से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और जैसे ही मैंने अंदर कदम रखे तो अंदर का मंजर देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। कमरे में तो किसी बच्चे का नामो निशान ही नहीं था, तो फिर रोने की आवाज़ अभी भी क्यों आ रही थी। मैंने परेशान होकर इधर उधर देखा तो वो लड़की मुझे बेड के दूसरी तरफ नीचे ज़मीन पर बैठी हुई नज़र आई और उसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था जिससे उस बच्चे की रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। ये सब क्या हो रहा था, मैं तो चकरा कर रह गई थी। अगर इस घर में कोई बच्चा था ही नहीं तो फिर मेरी सास और मेरा पति मुझसे झूठ क्यों बोलते रहे। ऐसा क्यों कहते रहे कि उस नौकरानी का बेटा है, वो रो रहा होगा और मेरा पति रोज़ रात को उसी बच्चे को चुप करवाने के बहाने यहाँ पर आता था। वो क्या था जब किसी बच्चे का वजूद ही नहीं, बल्कि वो इस कमरे में क्यों आता था। मैं उस वक्त चुपचाप पलट आई, मगर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं इस राज की तह तक पहुंचूंगी। मैं अपने पति को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। इसलिए जैसे ही रात को फिर से उस बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी तो वो उसको चुप करवाने का कहकर कमरे से बाहर निकल गए। ठीक 5 मिनट बाद मैं भी बाहर निकली और बाजू वाले कमरे का दरवाज़ा एकदम से खोल दिया तो अंदर का मंजर तो मेरे कदमों से जान निकाल देने के लिए काफ़ी था। वो लड़की रो रही थी और मेरा पति उसके पास बैठा उसका हाथ पकड़कर उसे चुप करवा रहा था। वो मुझे अपने सामने देखकर एकदम घबरा गए। मैंने चिल्लाकर पूछा कि ये सब क्या है, मुझे सच सच बताओ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। वो कहने लगे कि नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ। ये मेरी दोस्त और मेरी पहली बीवी सोनिया है। सोनिया मुझसे बचपन से ही बहुत मोहब्बत करती है, मगर मैं इसे सिर्फ दोस्त मानता था और मैं इससे नहीं बल्कि तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने तुम्हें पहले सोनिया की एक दोस्त की शादी पर देखा था। मैं सोनिया को लेने गया था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। मुझे पहली ही नज़र में तुम बहुत पसंद आई थी और मैं इसका इजहार सोनिया से करते हुए कहा था कि वो तुम्हारे बारे में मालूम करके मुझे बताए ताकि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज सकूं। कुछ दिनों बाद सोनिया ने मुझसे झूठ बोला कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए मैं पीछे हट गया। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि सोनिया ने झूठ बोला है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी पहली शादी नहीं हुई थी और तुम्हारी पहली शादी के पीछे भी सोनिया का हाथ था। सोनिया ने अपने घटिया रिश्तेदारों को तुम्हारे घर रिश्ता लेने भेजा था। ये मुझे तुमसे दूर करना चाहती थी और इसका मकसद कामयाब हुआ, क्योंकि फिर 2 साल बाद मैंने इससे शादी कर ली।
ऊपर वाले ने हमें प्यारे से बेटे से नवाजा। मेरे बेटे की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। डॉक्टरों को उसकी बीमारी का समझ नहीं आ रहा था। वो सारी रात तड़पता और रोता रहता था। एक दिन सोनिया ने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली और मुझे रोते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ मेरा बच्चा नहीं बचेगा, ये मर जाएगा। इसलिए अब सारी उम्र अपने बेटे की आवाज़ सुनूंगी, क्योंकि मेरे काले जादू की कीमत मेरे बेटे को चुकानी पड़ रही है। फिर उस दिन उसने मुझे बताया कि उसने कैसी साजिश करके तुम्हारी शादी करवाई, लेकिन इसके बावजूद जब मैं शादी करने पर तैयार नहीं हो रहा था तो फिर इसने मुझे हासिल करने के लिए काले जादू का सहारा लिया, और अब वही काला जादू हमारे बच्चे की जान लेने पर तुला हुआ था, और आखिरकार वो बेचारा इस दुनिया से चला गया। सोनिया के तुम्हारे डिवोर्स के बारे में भी पता था, मगर उसने मुझे नहीं बताया था। वो तो फिर जब मेरी ज़हनी हालत कुछ संभल गई और 1 साल का वक्त गुजर गया तो मैंने तुम्हारे बारे में मालूम करवाया और मुझे तुम्हारे डिवोर्स के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने फिर तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दिया, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है या तुम बांझ हो। बच्चे का क्या है, वो तो हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं। जब से हमारे बच्चे का इंतकाल हुआ है तब से इसका यही हालत है। ये अपने होशो हवास में नहीं है और रोज़ रात को अपने बच्चे की आवाज़ सुनती रहती है और माफ़िया मांगती रहती है। इसलिए मैं उसे यहाँ पर चुप करवाने आ जाता हूँ कि मैं इसे इस हालत में तो छोड़ नहीं सकता। मैंने ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इनकार कर दो। सारी कहानी खुलकर मेरे सामने आ गई और मैं शुक्र अदा कर रही थी कि मेरे ऊपर वाले ने अब की बार मुझे एक अच्छे जीवन साथी से नवाजा है। मेरे पति ने मेरे कहने पर सोनिया को माफ़ कर दिया था और अब उसका ज़हनी इलाज करवाया जा रहा था ताकि वो ठीक हो जाए और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।